हेलो वंस अगेन, वेलकम टू यू ऑल। प्लस माइनस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस बेहतरीन सेशन में 1500 क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है हमारी जनरल अवेयरनेस की, उसका आज डे 4 है। ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए जितने भी आप अपकमिंग DSSS एग्ज़ाम हैं जो कि हमारे नवंबर और दिसंबर में होने हैं 2021 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे फिर वो एग्ज़ाम हमारा जूनियर क्लर्क का, फी कलेक्टर का, PRT का, लाइब्रेरियन का, और इसमें एक और एग्ज़ाम मैं जोड़ देता हूँ जिसकी डेट कल ही आई है, पर्सनल असिस्टेंट का। तो ये सभी एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा। ये पूरी सीरीज़ इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरा आप लोगों के लिए महीने 2 महीने के लिए ये सीरीज़ चलेगी। दिन के 20 से 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सारी चीज़ डिटेल से समझाई जाएंगी। तो इस सीरीज़ में जुड़े रहें, हर वीडियो को ध्यान से देखें, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्ट अबाउट महानदी। महानदी के बारे में 2 स्टेटमेंट दे दी गई है हमें। उसके बाद पूछा है कि इनमें से सही बताना कौन सा। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ये 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है ये लेटेस्ट पैटर्न है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला DSSS का लेटेस्ट पैटर्न है। अब सीधा सीधा ये नहीं है एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन, एक लाइन को क्वेश्चन 4 ऑप्शन और अब से पूछ दिया। एक क्वेश्चन में ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, महानदी के बारे में 2 बातें क्या कही गई है। एक है महानदी राइजिस हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये तो सभी को पता है कि भाई महानदी कहाँ पे होती है, छत्तीसगढ़ में। रायपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ की, ठीक है, वहां पे महानदी निकलती है, वहां से उत्पन्न होती है महानदी। अब यहाँ पे की जो इसकी लेंथ है ना, टोटल लेंथ है, उस पर बहुत ज्यादा संशय रहता है। उसमें कई जगह लिखा हुआ है 851 लिखा हुआ है, कई जगह लिखा हुआ है 858 लिखा हुआ है, कई जगह 860, और एक जगह तो हद ही हो गई जब मैंने देखा यहाँ पे लिखा हुआ था 900 किलोमीटर। तो अब हम इस पे किस पे जाए, तो ज़्यादातर लिखी हुई जो चीज़ें है ना 851 से लेकर 860 तक की है, तो इसको और DSSS ने भी 860 को करेक्ट माना है। तो आपका अबाउट है, तो 851 से 860 के बीच में कोई भी आपको फिगर दिखे तो वो करेक्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो अबाउट 860 किलोमीटर्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आप लोगों को दे दूं कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई है। छत्तीसगढ़ के बाद ये कहाँ जाती है, ये उड़ीसा की तरफ जाती है, यानी कि हमारा बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो एक किस राज्य में दूसरे जाते हैं, उड़ीसा की तरफ ये निकल जाती है छत्तीसगढ़ के बाद। अब महानदी का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा समझ में आ जाता है कि महानदी, महा का मतलब ग्रेट और नदी का मतलब रिवर, तो इसको द ग्रेट रिवर के नाम से भी जाना जाता है, द ग्रेट रिवर। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थी, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। आगे चलते, दूसरा क्वेश्चन। बच्चे को इसका आंसर पता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। जो मछलियां होती हैं उनको सांस लेने की जरूरत पड़ती है, हर किसी को पड़ती है, तो वो कहाँ से लेती हैं, वो लेती हैं गिल्स से। कहाँ से लेती हैं, गिल्स से। गलफड़ा, यानी कि हिंदी में अगर इसके प्रोनाउंसिएशन सही है और गलत है तो माफी चाहूंगा, बट गिल्स से ये यहाँ से क्या लेती हैं, सांस लेती हैं। अब मछलियां भी इंसानों की तरह ही क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं और ऑक्सीजन लेती हैं। ठीक है, इसमें कोई भी उसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना कि वो पानी में रहती है तो उनको भी ऑक्सीजन मिलता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ही लेती है। तो पानी के, जो समुद्र का पानी है, उसके अंदर से वो ऑक्सीजन लेती हैं। आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन कैसे लेती हैं, सांस कैसे लेती हैं? यार वो मुंह से सारा का सारा पानी ले लेते हैं। ठीक है, मुंह से सारा का सारा पानी ले लेते हैं और उस पानी में से ऑक्सीजन सेपरेट कर लेता है। कौन सेपरेट कर लेता है? उनके गिल जो होते हैं वो सेपरेट कर लेते हैं। और ऑक्सीजन लेने के बाद जो पानी में जो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर उनके जो शरीर में जो CO2 है वो निकाल देते हैं। तो सेम एज ह्यूमंस, आदमियों की तरह, इंसानों की तरह ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मैं आपको 3 दिन पहले करवा चुका हूं, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो जितने नए साथी हैं उनके लिए भी पता चल जाएगा कि उन्होंने पुरानी वीडियो कितनी देखी, और जिन्होंने पुरानी देखी उनका भी पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें याद हैं या नहीं। क्योंकि इसका मैंने बहुत टाइम लेके, कम से कम 5 मिनट लेके पूरी हिस्ट्री सुनाई दी आप लोगों को कि 1905 में क्या हुआ, फिर 1911 में क्या हुआ और 1947 में क्या हुआ। क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल का ये तीनों टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ के वाइसराय, तीनों के टाइम पे वाइसराय कौन कौन थे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर कमेंट करके आप लोग
जरूर बताएंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इंटरमीडिएट गुड्स इन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के से मतलब अर्थव्यवस्था में तीन तरीके के गुड्स होते हैं, एक रॉ मटेरियल, एक इंटरमीडिएट और एक फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, रॉ मटेरियल किसी ने इकट्ठा करा, उसको थोड़ा सा प्रोसेस करा, बीच में क्या बना दिया, इंटरमीडिएट गुड्स बना दिया। इंटरमीडिएट गुड बना दिया यानी कि मध्यवर्ती वस्तु बना दी। यहाँ पे क्या बना दिया, इंटरमीडिएट गुड, आईजी जिसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आईजी को जिसने बनाया है वो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती जो वस्तु है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती, क्योंकि उसको यूज करके कोई दूसरी कंपनी या फिर दूसरी फैक्ट्री कुछ और फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी, कुछ और फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी जो कि कंज्यूमर यूज करेगा, जो कि क्या करेगा, कंज्यूमर यूज करेगा, आप और मैं उपभोक्ता जो हैं वो यूज करेंगे। इंटरमीडिएट गुड हमारे किसी काम का नहीं होता, कंज्यूमर के किसी काम का नहीं होता, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर गुड। इसे क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर गुड। अब इतनी बात समझ में आ गई तो आप लोग खुद ही बता दोगे कि भाई इंटरमीडिएट गुड के बारे में दो चीजें बोली गई हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में दीज आर नॉट फाइनल गुड, ये अंतिम माल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये अंतिम नहीं है, बीच वाला पार्ट है। स्टील शीट्स यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स इज वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल। ऑटोमोबाइल यानी कि हमारी गाड़ियां बाइक वगैरह बनाने में जो स्टील की शीट यूज होती है वो एक एग्जाम्पल है किसका, मध्यवर्ती वस्तुओं का, इंटरमीडिएट गुड्स का। सही बात है या नहीं है। अब स्टील की शीट हम सीधा उठा के ले आएंगे, हमारे किस काम की आएगी, हम एक गाड़ी लेके आए, हमारे काम आई, बिल्कुल आई, कंज्यूमर के काम आई, बिल्कुल काम आई। स्टील शीट क्या थी, स्टील शीट से हमने गाड़ी बना ली थी, बट हमारे डायरेक्ट किसी काम की नहीं थी, तो बीच का पार्ट था ना स्टील का। अब स्टील जो था डायरेक्ट स्टील शीट में नहीं मिलता है, अब स्टील को लेकर फिर उन्होंने, किसी ने उसको रॉ मटेरियल लिया, उसकी स्टील शीट बनाई, तो क्या है वो, इंटरमीडिएट गुड्स। तो दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, बोथ 1 और 2। थोड़ा हमें लॉजिकल सोचना होता है इस चीज में समझने के लिए, इकोनॉमी बहुत आसान हो जाती है, डे टू डे लाइफ जोड़ लेते हैं। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। अब आप लोगों को पता है कि हमने इतने सारे अमेंडमेंट पढ़े हैं, ठीक है। अब वो अमेंडमेंट कैसे कर सकता है कोई इंसान, अमेंडमेंट यानी कि संविधान में कुछ संशोधन करना होता है, उसको अमेंडमेंट कह देते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाई ये वाला अमेंडमेंट कब आया, ये वाला अमेंडमेंट कब आया, पर ये कर कैसे सकते हैं। अब हमारे जो पूर्वज थे या फिर जो हमारे यूं कहें कि जो फोर फादर्स थे, उन्होंने देश का निर्माण करा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने एक किताब लिख दी, संविधान की किताब लिख दी और उसमें सारी चीजें बता दी। तो अब किसके पास हक दिया उन्होंने कि इसमें कुछ छेड़खानी कर सकते हो, ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के नहीं कर सकता ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 368 आर्टिकल 368 में ही ये बात लिखी हुई है कि ये हक कि कॉन्स्टिट्यूशन को समय के अनुसार डायनेमिक रहेगा, स्टैटिक नहीं रहेगा कि भाई मान लीजिए आज के अनुसार के हिसाब से कुछ चीज सही है, कुछ समय बाद वो चीज सही नहीं हो सकती, समय के साथ बदलना है। तो ये प्रावधान हमारे संविधान में था कि आगे चल के कुछ नीड आए तो चीजों को अमेंड कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, और इसका हक, इसकी पावर किसको दी जाती है, पार्लियामेंट को दी जाती है, किसी एक इंसान को नहीं दी जाती। तभी इतने सारे पहले बिल पास होता है, फिर वो एक्ट में बनता है, बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, बहुत सारा लंबा प्रोसीजर होता है। तो 368 आर्टिकल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 368। अब यहाँ पे एक और अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता देता हूँ, 361 के हिसाब से बता देता हूँ। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा आर्टिकल है, प्यारा सा आर्टिकल है। कैसे है कि यहाँ पे इस आर्टिकल के तहत एक बहुत अच्छी प्रावधान है, हमारे लिए नहीं है, किसके लिए है, ये प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए, महामहिम लोगों के लिए है ये, ठीक है। गवर्नर के लिए है, प्रेसिडेंट के लिए है। इनके पास 361 आर्टिकल में 361 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी भी कोर्ट में जाके आंसरेबल नहीं होंगे अपनी प्रोसीडिंग के ऊपर। यानी कि मान लीजिए कोई भी कोर्ट है और वो बोले कि प्रेसिडेंट साहब आपने ऐसा क्यों करा, आपकी जो प्रोसेस था, आपने अपनी पावर का यूज क्यों करा, किस लिए करा, वो ऐसा कोई आंसरेबल नहीं होगा कोर्ट में। ये प्रावधान कहाँ पे है, 368 में। अपनी पावर्स, अपनी प्रोसीडिंग्स का इस्तेमाल करने का पूरा प्रेसिडेंट और गवर्नर को हक है, और उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता, आंसरेबल नहीं होंगे ये लोग, ठीक है। 361 में ये बात लिखी गई है। आर्टिकल 368 की बात मैंने आपको बता दी क्या है। आगे चलते हैं।
विच इमेज इज प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ 500 रुपीज नोट। फटाफट अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकालो, नहीं है तो अपनी अलमारी से निकालो और उसके पीछे देखो क्या छपा हुआ है। आपको दिखेगा कि उसके पीछे क्या है, लाल किला है, लाल किला है, ठीक है। उसके पीछे क्या है, लाल किला, यानी कि रेड फोर्ट है। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। सबसे पहले पूरी सीरीज में आपको बता देता हूँ किन किन रुपीस के नोट नए आए हैं। तो 10 का आया है नया, 20 का आया है नया, 50 का, 100 का आया है, उसके बाद फिर 200 का आया है, 500 का नया नोट आया है और एक 2000 का नया नोट आया है। यहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके कौन से रंग हैं और उनके पीछे कौन सी यहाँ पे आकृति छपी हुई है, छवि छपी हुई है। तो 10 रुपए का जो नोट है वो कौन से कलर का है, ब्राउन का है। 20 रुपए का येलो का है। 50 रुपए का सियान कलर है, इसको ब्लू कलर नहीं बोलेंगे, सियान कलर बोलेंगे। 100 रुपए का जो नोट है हमारा वो लेवेंडर कलर का है। किस कलर का है, लेवेंडर कलर का है। 200 रुपए का जो नोट है हमारा वो ऑरेंज है, ठीक है, केसरी रंग का है, ऑरेंज रंग का है। 500 रुपए का नोट है वो जो बहुत ही यूं कहें कि मटमैला सा नोट है, ग्रे कलर का नोट है, जिसे स्टोन ग्रे कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोन ग्रे कहते हैं। और 200 कलर जो 2000 का, सॉरी 2000 का जो नोट है वो है मेजेंटा। बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं नोट। खैर, अब इसके पीछे 10 रुपए के पीछे क्या लिखा हुआ है, कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल, ये नोट करते चलना है या फिर आप गूगल पे टाइप करोगे तो सारी आ जाएगी, वहां से नोट कर लेना। 20 रुपए के पीछे क्या लिखा हुआ है हमारा, जो हमारा एलोरा की केव्स हैं, ये जो 20 रुपए की है ना, ये एलोरा की केव्स कहाँ पे, 20 रुपए के पीछे है। अब यहाँ पे 50 रुपए के पीछे क्या है, हम्पी विद चैरियट, हम्पी है, ठीक है, हम्पी है। 100 रुपए के पीछे क्या है, रानी की राव। याद रखो क्या है, रानी की राव। 100 रुपए के पीछे रानी की वाव, सॉरी रानी की वाव। 200 के पीछे क्या है, सांची स्तूपा। सांची का स्तूप किस नोट के पीछे है, 200 रुपए के नोट के पीछे है। 500 रुपए के बता ही दिया हमने, रेड फोर्ट है। 2000 मेजेंटा कलर का है, क्या है पीछे, मंगलयान है। ये किसके पीछे है, 2000 के नोट के पीछे है। तो राइटिंग अगर आपको समझ में आ गई होगी, मेरी बोली तो आपको समझ में आ ही गई होगी। और सारे गूगल छोड़ो, जेब में से सारे एक एक करके नोट निकालो, देखते जाओ, नोट्स अपनी नोटबुक में लिख लो, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे चलो, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, सामने आ गया एक क्वेश्चन कि सीज टू रिकॉग्नाइज ग्रांटेड टू रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स टू एबॉलिश प्राइवी पर्स। प्रीवी पर्स या फिर प्राइवी पर्स कह देते हैं इसे। तो ये होता क्या था, इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं, इंग्लिश वाले भी समझ लेंगे कि जो प्रीवी पर्स या फिर प्राइवी पर्स जिसे कह देते हैं, वो क्या होता था कि भाई 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो उस टाइम पे भारत के बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे, बहुत छोटे छोटे अलग अलग राज थे, राजघराने थे। तो उस टाइम पे उन लोगों ने बोला, कुछ तो अपने आप मिल गए कि भाई हम भारत का ही हिस्सा हैं, भारत हमारी जन्मभूमि है वगैरह वगैरह। कुछ लोगों को हमारे जो महान नेता हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन शासन काल को उन्होंने मिलाया, जो पूरा का पूरा उनका राज था उनको भारत में मिलाया। तो उस टाइम पे क्या था कि वो लोग मिल तो गए, बट उन्होंने बोला कि भाई इससे हमारा पूरा राज चला जाएगा, तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा। उसके बदले उनको फिक्स अमाउंट पैसे देने की बात करी गई थी। हर साल राजकोष से, भारतीय राजकोष से उन्हें पैसे मिलते थे ताकि वो अपनी राजशाही जिंदगी जी सके। पर हुआ क्या, 26 अमेंडमेंट जो था 1971 का, 1971 का 26वां अमेंडमेंट, 26वां संशोधन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, उसमें क्या कहा कि भाई बस बहुत हो गया, आपका राजघराना चल गया, अब राजघराने वाली बात नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा कौन बने, आगे कौन बनेगा, हकदार बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा कौन बनेगा, हकदार बनेगा। ठीक है, तो अब ये खत्म कर दिया, प्राइवी पर्स खत्म कर दिया, उन्हें कोई पैसे नहीं देने पड़े। कुछ लोगों ने अपने वहां पे कोर्ट वगैरह में केस वगैरह डाला, तो उनको कुछ ऐसे राजघराने थे जिसमें जो मेन राजा था वहां के, उसकी मृत्यु तक वहाँ पे उनको ये जो पैसे मिलते रहे। एक था जिसमें से 1985 तक को में भी मिलता रहा एक घराने को पैसा, तो उनकी मृत्यु तक उन्हें मिलते रहे। उन्होंने अपने एग्रीमेंट में कुछ उनका होगा, तो बट ये
मोटे रूप से खत्म कब हो गया था? 1971 में। 26वां अमेंडमेंट था, याद रखना है। प्राइवी पर्स क्या था? हिंदी में इसलिए समझाता हूँ, कहानी के रूप में इसलिए समझाता हूँ ताकि आप लोगों को रटने की जरूरत ना पड़े, सारी चीज आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। हु हैज रिटन द बुक एंड ऑफ इंडिया? एक बहुत ही इमोशनल बुक है एंड ऑफ इंडिया। ये किसने लिखी है? सबके चहीते खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह। अब ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने भारत का बंटवारा होते हुए देखा है, और एक इन्होंने ऐसी किताब लिखी थी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, जिसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान। ये इनकी एक और फेमस बुक है। एंड ऑफ इंडिया भी इनकी एक फेमस बुक है। खुशवंत सिंह बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट, लॉयर और एक राइटर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच कॉन्टिनेंट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड? यस, आंखों में आपके डायमंड चमचमा गए, हीरे मोती जवाहरात जो भारत की निशानी होते थे। बट कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? आश्चर्य वाली बात है, अफ्रीका। जी हाँ, आश्चर्य क्यों है? सबसे ज्यादा गरीब देश पाए जाते हैं अफ्रीका में, और थोड़े एशिया में भी ज्यादा पाए जाते हैं। अफ्रीका में बहुत ज्यादा भुखमरी है, गरीबी है, सबसे ज्यादा डायमंड भी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो अफ्रीका में लगभग दुनिया का 60% डायमंड पाया जाता है। और एक ऐसी ही कंट्री है जिसका नाम है रशिया, वहाँ पे भी कंट्रीज के अगर हिसाब से बात करी जाए तो रशिया में भी बहुत ज़्यादा डायमंड पाया जाता है। 2020 की अगर डेटा की बात करें तो कंट्री में सबसे ज़्यादा डायमंड पाया गया रशिया में, कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पाया गया अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ फेस्टिवल? स्टेट इज करेक्ट। राज्य और उनके त्योहार, राज्य और उनके नृत्य, राज्य और उनकी म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। DSSB के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से इन तीनों में से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बने हैं। तो राज्य, स्टेट और फेस्टिवल का क्वेश्चन है। अंदूरी उत्सव, अंदूरी उत्सव उत्तराखंड का है, बिल्कुल सही है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, बहुत ही अच्छा नाम है इसका, बटर होली, मक्खन होली। क्या कहा जाता है इसे? मक्खन होली। इस दिन उत्तराखंड के लोग जो इस त्योहार को मनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर दूध, दही, मक्खन, घी ये लगाते हैं, तो उसकी होली खेली जाती है, मक्खन होली खेली जाती है, या फिर इसे बटर होली भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है पंग लहाबोत्सल। पंग लहाबोत्सल ये है सिक्किम का ही है, सिक्किम माउंट कंचनजंगा कि ये एक उपासना होती है इस त्योहार के तहत, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। माउंट कंचनजंगा बहुत बड़ा माउंटेन है, विश्व का 3रा सबसे बड़ा माउंटेन है। तो माउंट कंचनजंगा को यहाँ पे क्या उसके रिस्पेक्ट में एक जो हमारे लोकल, जैसे अगर बात करें कि हम अपने ही बात करें तो हमारे जैसे गांव वगैरह में, देहात वगैरह में कुछ छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं वो कुल देवताओं को, कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। तो वैसे ये सिक्किम में त्योहार है तो उनका कुल देवी देवता उस पहाड़ को ये खुश करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए माउंट कंचनजंगा को ये त्योहार मनाया जाता है। तो दोनों ही करेक्ट है। उत्तराखंड में अंदूरी उत्सव यानी कि मक्खन होली, बटर होली, और पांग लहाबोत्सल सिक्किम में, बोथ 1 and 2 करेक्ट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बाय स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए ज्यादा हमें समझने और पढ़ने की जरूरत है। सेडिमेंट्री रॉक्स में कंटेन फोसिल्स, इग्निशियस रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। सीधी सी बात है, जो हमारे फोशल फ्यूल्स हैं यानी कि हमारे जीवाश्म जिसे हम फोसिल्स कहते हैं, तो वो कहाँ से मिलते हैं? हमें पड़ी हुई चीज़ है। एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है कि जितने भी हमारे पुराने जो जीव जंतुओं के मरे हुए जो पदार्थ हैं या फिर पेड़ पौधों के जो फॉसिल्स बने हुए हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल नीचे जाके पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ये क्या है? करेक्ट है हमारा। दूसरा, इग्निशियस रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्निशियस रॉक क्या होते हैं? अब यहाँ पे देखो कि एक ज्वालामुखी है, उसमें से लावा निकला, लावा ठंडा होके बैठ गया, वहां पे वो क्रिस्टलाइजेशन हो गया, उसका छोटे छोटे कंकर बन गए, मोटे मोटे पत्थर बन गए, तो उसे कहा जाता है इग्निशियस रॉक।
उसे क्या कहा जाता है? इग्निशियस रॉक कहा जाता है। अब वही इग्निशियस रॉक जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर में चला जाएगा तो उसे क्या कहा जाता है? वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और उसे बोल देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाता है। इग्निशियस रॉक्स पता चल गया कौन सा है? जो लावा से ठंडा होने पर बनता है। मेटामॉर्फिक क्या होता है? इग्निशियस चेंज हो जाता है ग्रेट हीट और प्रेशर के अंडर। तो दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। विच कंट्री वन 2019 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप? 20 साल से कम उम्र वाले फुटबॉल विश्व कप के किस देश ने जीता? तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे यूक्रेन ने जीता था। किसने जीता था? यूक्रेन ने जीता था। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारी दिलचस्पी भी ज़्यादा होती है और DSSB की भी दिलचस्पी होती है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी 2021 में एग्जाम हुआ है, पूछा आपसे 2019 का गया है, तो बच्चे के दिमाग में आते तो क्या हमें 2019 तक के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं? नहीं, बट स्पोर्ट्स रिलेटेड पिछला टूर्नामेंट जो हुआ था उसके जरूर पढ़ने पड़ेंगे। तो बात कर लेते हैं इससे। अब यहाँ पे फर्स्ट तो यूक्रेन रहा था, फाइनल में किसके साथ था? साउथ कोरिया के अगेंस्ट था। साउथ कोरिया सेकंड रहा था। हुआ कहाँ था? होस्ट नेशन कौन था? ये होस्ट था पोलैंड में। कहाँ पे हुआ था? पोलैंड 2019 में। और उससे पहले 2017 में हुआ था। अब यहाँ से 2017 में हुआ था, इसका मतलब क्या हो गया? ये बाइनियल है। बाइनियल यानी कि हर 2 साल में होने वाला। आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल में होने वाला टूर्नामेंट है। 2017 में का हुआ था, इससे पहले का भी आपको पता होना चाहिए, साउथ कोरिया में हुआ था। और अगला 2021 में जो होना था वो कोरोना के चलते कैंसिल हो गया। वो 2023 में पोस्टपोन कर दिया गया। और वो कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में होगा। वो कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में होगा। ये भी इंडोनेशिया में होना था, होस्ट नेशन चेंज नहीं हुआ है, 2023 में अब उसे खेला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला कहाँ पे होगा? उससे पुराना कहाँ पे हुआ? एट प्रेजेंट वाला कब हुआ? सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई। ये बाइनियल टूर्नामेंट है, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स होता है। आगे चलते हैं। हु पब्लिशेस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यानी कि महिलाओं और आदमियों के बीच में जो गैप है, जेंडर गैप है, हर कहीं पे भी, चाहे वो सोशली हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे आपका हमारा जो प्रोफेशनलिज्म में हो, किसी भी रूप में हो, जो जेंडर गैप आता है, हमारी पॉलिटिक्स में हो, सोशलिज्म में हो, या फिर हमारा प्रोफेशनल में हो, किसी में भी हो, जो जेंडर गैप है उसकी रिपोर्ट कौन जाहिर करता है? यहाँ पे करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही यूनाइटेड नेशंस की है, ये है एनजीओ है। ये है एनजीओ है। और ये कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पे 1971 में 1971 में जनवरी 1971 में इसे फाउंड करा गया था। कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसका दूसरा नाम AKAWEF किस रूप से जाना जाता है? WEF के रूप से जाना जाता है। आगे चलेंगे, इतना ही जानने की जरूरत है। हाँ, एक चीज आप जरूर कमेंट करना, थोड़ा सा रिसर्च करना कि इंडिया की जेंडर गैप रिपोर्ट में, जेंडर गैप इंडेक्स में रैंकिंग क्या है? किसकी? इंडिया की रैंक क्या है 2021 की? अगर आ गई है, चेक करना क्या है, पूरा डिटेल समझिए। 2021 की रिपोर्ट आ गई है तो 21 की बताओ, नहीं आई है तो 2020 की बताओ। फटाफट दोनों की चेक हो जाएगी इसी बहाने। आगे चलो, मेरे को पता है नहीं बता पाओगे, कमेंट में नहीं लिखोगे, तो मैं आपको अगली क्लास में जरूर बताऊंगा। इन कॉनकेव मिरर क्या होता है? हमारा अवतल दर्पण होता है, जिसकी ऐसी प्रक्रिया, मतलब ऐसी इमेज बनती, प्रक्रिया क्या होता है? इमेज बनती है। ये हमारी रफ साइड होती है, यानी कि जो हमारा मिरर साइड है वो कौन सा होता है? जब ये केव बनता है, कॉनकेव, ये गुफा बनती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बीच वाला पोर्शन, पूरा हमने फिजिक्स में पढ़ी हुई है चीज़, ये हमारा पोल हो जाता है, ये हमारा फोकस हो जाता है, ये हमारा 2F या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। जब कभी भी इन्फिनिटी से बहुत दूर से किसी की रेक वो आती है, हमारी इमेज में जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होती है उसकी परछाई पड़ेगी, बहुत दूर से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तब क्या होगा? यहाँ से टकराएगी, बेंड होगी और यहाँ से F से होगे हुए, F से F यानी कि
फोकस से होते हुए गुजरेगी। एफ यानी कि फोकस से होते हुए गुजरेगी। तो ये हमने सारे डायग्राम पढ़े हुए हैं, 11th में पढ़े हुए हैं, और जिसके पास फिजिक्स नहीं थी तो उसको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने 10th में भी पढ़े थे। ठीक है, तो ये 9th 10th की क्लासेस में हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो उससे ऊपर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उस मतलब कोई भी सब्जेक्ट जीके में 10th से ऊपर का ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। करेक्ट आंसर आपका क्या है? फोकस पर बनेगा। क्वालिटी क्या होती है इमेज की? रियल बनती है। याद आया, रियल और वर्चुअल बनती थी, रियल बनती है, असली बनती है, और पॉइंट साइज बहुत छोटी बनती है। आपको दिख ही रहा है ना यहाँ पे, बिल्कुल इसके होते हुए जाएगी एफ पे, तो क्या बनेगी? पॉइंट साइज बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या बनती है? उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। क्या बनती है? उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, समझ में आ गई पूरी डिटेल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रियल, पॉइंट साइज, इन्वर्टेड अगर आपकी इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट कौन सी प्लेस पे है? ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में दूसरा केस हो जाता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। घर्षण, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। फ्रिक्शन क्या होता है? कभी भी फ्रिक्शन कब होगा? जब दो रफ सरफेस होंगे। बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस है, चिकने सरफेस है, फिसलते हुए चले जाएंगे। कभी आपने देखा है पाउडर गिरा हुआ है, आप फिसलते हुए जाओगे, तेल गिरा हुआ है, फिसलते हुए जाओगे, क्योंकि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है सरफेस में। वहां पे आपका खुरदुरा सरफेस नहीं है, रफ सरफेस नहीं है। कोई भी फ्रिक्शन होने के लिए रफ सरफेस होना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन पे। तीन तरीके की जो हमारी फ्रिक्शन है। ये हमारी और बॉल है, ये हमारी बॉल क्या है? रोल हो रही है। तो इस बॉल और इस सरफेस के बीच में कुछ फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। ठीक है, ये हमारा बॉक्स है, ये बिल्कुल यहीं पे है, कहीं मूव नहीं हो रहा है। कोई फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा पता नहीं, अभी देखते हैं। तीसरा जो हमारा है, ये हमारी कोई ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ से खींचा जा रहा है, इस सरफेस से ये स्लाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है। ठीक है, फिसल रहा है। स्लाइडिंग, रोलिंग। स्लाइडिंग दो तरीके से भी हो सकता है, ऐसे खड़े खड़े में भी हो सकता है। आप बोलोगे कि भाई ऐसे टेढ़े में, तो उसका कुछ मतलब यहाँ पे नहीं है कि हमें नीचे। अब रोल भी हम अगर इसको सीधा निकाल देते ना और बोल देते भाई बॉल रोल हो रही है, तो वो एक ही बात रहती। तो उस पर मत जाना कि भाई हमारा सरफेस स्लांट है या फिर हमारा सरफेस हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, बस बात को समझो। अब यहाँ पे जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, वो किस पे डिपेंड करता है? क्यों स्टोरी सुनाता हूँ मैं सारी, क्यों डिटेल समझाता हूँ? क्वेश्चन एज इट इज थोड़ी आएगा, आ भी सकता है, बट एज इट इज ज्यादातर चांसेस थोड़ी एज इट इज आएगा, थोड़ा चेंजेस होके आएंगे। चेंजेस आपको बाकी डिटेल से समझ आते हैं। सुनिए अब बात। फ्रिक्शन, घर्षण जब होगा तो आपके किस पे डिपेंड करेगा? आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पेन है और ये मेरा हाथ है, कितने जगह पे वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, कितने पे? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरी चीज हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है? टाइम कितना लग रहा है कॉन्टैक्ट होने में, टाइम कितना स्पेंड हो रहा है, टाइम टेकन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई बॉल है वो जो रोल होती हुई जा रही है। अब एक बॉक्स तो रोल नहीं होगा ना, होगा तो रोल कोई बॉल स्फेरिकल चीज ही रोल होगी। तो देखो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो जाता है? कम हो जाता है। टाइम कितना हो जाता है? वो भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा जो फ्रिक्शन है वो भी कम होगा। जब हम यहाँ पे लगे ही नहीं तो दोनों के बीच में कांटेक्ट ही कम टाइम के लिए हो रहा है और जगह भी कम लग रही है कांटेक्ट की, तो फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो गया। तो भाई सीधी सीधी बात समझ में आ गई। और एक ये है हमारा, यहाँ पे क्या है? बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो भाई ये मूव ही नहीं हो रहा। टाइम कितना है? बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि मूव ही नहीं हो रहा है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना? पूरा का पूरा वहां पे कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो फ्रिक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे कितना ज्यादा होगा? बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मूव ही नहीं हो रहा। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है मूव करने से, याद है? अपोज करता है मूव करने से। तो यहाँ पे वो मूव ही नहीं हो रहा, तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? बहुत ज्यादा है। टाइम कितना है? कम है, क्योंकि स्लाइड होता जा रहा है। बट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? ज्यादा है। एरिया ज्यादा है, टाइम कितना है? कम है। यहाँ पे एरिया ज्यादा है, टाइम ज्यादा है। अब आ जाते हैं भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि फिसलने वाली घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या हमारा ये वाला फ्रिक्शन इससे ज्यादा? सबसे ज्यादा तो इसी में था। ये रॉन्ग हो गई है स्टेटमेंट। रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोल हो रहा है, रोल में क्या था भाई?
एरिया भी कम था, टाइम भी कम था। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, टाइम कम है, तो फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होगा? स्लाइड वाले में ज़्यादा होगा, रोलिंग से। तो रोलिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी रॉन्ग हो गया। तो नाइदर 1 नॉर 2 करेक्ट हो गया। थोड़ा ज़्यादा डीप में समझाया, उम्मीद है सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। हाउ मेनी पीपल वर गिवन पद्म भूषण इन 2021? पिछली क्लास उठा के देखो, सारी बातें समझाई थी। पद्म विभूषण कितनों को मिला है? 7 को मिला है। पद्म भूषण कितनों को मिला है? क्वेश्चन मार्क कमेंट करके बताना है। पद्मश्री कितनों को मिला है? 102 को मिला है। तो फटाफट कमेंट करके बताओगे आप पद्म भूषण कितने लोगों को 2021 में मिला है। आगे चलते हैं। इन विच ईयर वाज पूना पैक्ट इंट्रोड्यूस? पूना पैक्ट इंट्रोड्यूस कब करा गया था? एक पूना पैक्ट था जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूना की जो सेंट्रल जेल थी, यरवादा सेंट्रल जेल, यरवादा सेंट्रल जेल, इसमें जो रिजर्वेशन थी, रिजर्वेशन फॉर इलेक्टोरल सीट्स, फॉर इलेक्टोरल सीट्स के लिए जो रिजर्वेशन थी, यानी कि 1932-1947 आने वाला था, इलेक्शन शुरू होने वाले थे, इलेक्शन होने थे, ठीक है। अब वहां पे बात शुरू हो गई थी, उससे पहले भी इलेक्शन होते थे एक्चुअली, इंडिया के नहीं, मतलब वो एक तरीके से इंडियन इलेक्शन नहीं कहते उन्हें, उससे पहले जो इलेक्शन थे वो पूरे अखंड भारत के इलेक्शन होते थे। तो इलेक्शन में रिजर्वेशन की बात हुई थी इलेक्टोरल सीट्स के लिए। तो आप लोगों को पता है रिजर्वेशन की जब बात आएगी तो यहाँ पे एक सबसे बड़े नाम BR अम्बेडकर जी का नाम आना बहुत जरूरी है। BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, और यहाँ पे किसके बीच में पैक्ट हुआ था ये? BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। महात्मा गांधी जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? हाई क्लास हिंदू को, हिंदू लोगों को, हिंदू जो कम्युनिटी है उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। BR अम्बेडकर जो पिछड़ा वर्ग है उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में पूना की सेंट्रल जेल में ये पूना पैक्ट हुआ था कि भाई जो पिछड़ी वर्ग है अपने देश का उनको रिजर्वेशन मिलेगा। जो इलेक्शन होते हैं उन पे, इलेक्शन में जो सीट्स हैं उन पे रिजर्वेशन होगा, रिजर्व सीट निकाली जाएंगी, ठीक है। अब महात्मा गांधी और हिंदुओं की तरफ से किसने यहाँ पे साइन करा था? वो देखो, महात्मा गांधी किसकी तरफ से साइन कर रहे थे? हिंदुओं की तरफ से। और महात्मा गांधी की तरफ से भी मदन मोहन मालवीय जी ने, किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय। इस पूना पैक्ट पे किसने साइन करा था? मदन मोहन मालवीय ने, जिन्होंने किसके बिहाफ पे? महात्मा गांधी जी के बिहाफ पे, और महात्मा गांधी ने हिंदू कम्युनिटी के बिहाफ पे करा था। BR अम्बेडकर ने पिछड़े वर्ग जो है उनके बिहाफ पे यहाँ पे साइन करा था। तो इस पैक्ट पे किस किस के साइन है? BR अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के। आगे चलते हैं। बाथुकम्मा फेस्टिवल बिलोंग्स टू? बाथुकम्मा फेस्टिवल जो है ना एक फ्लावर फेस्टिवल है, फ्लावर और कल्चरल फेस्टिवल है, फूलों से भरा हुआ फेस्टिवल है। इसमें फूलों का उपयोग बहुत ज़्यादा करा जाता है और ये तेलंगाना में, कहाँ पे? तेलंगाना में इसको मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है फेस्टिवल से रिलेटेड, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्या निकल के आते हैं, इंपॉर्टेंट अपने नोट्स बना लो अभी से। क्या क्या? 3 चीज़ों के, स्टेट फेस्टिवल, स्टेट म्यूजिक, स्टेट डांस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन तो यहां से आपको देखने को मिल ही जाएगा कम से कम। आगे चलते हैं। हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स डिड इंडिया वॉन एट 2020 ओलंपिक गेम्स? 2020 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे टोक्यो में हुए थे और वो 2021 में हुए थे एक्चुअली, बट उसे कहा, उसका ऑफिशियल नेम 2020 ओलंपिक गेम्स ही रहेगा। तो इंडिया ने 1 तो गोल्ड मेडल जीता था, 2 यहाँ पे सिल्वर जीते थे, और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कितने। यहाँ पे 4 मैंने लिखी दिए, वाह। मैं पूछ रहा था आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते। चलिए यहाँ पे लिखा गया तो कोई बात नहीं, ब्रॉन्ज मेडल भी अब हो गया है। तो अब चारों के नाम लिख दो आप, 4 जो ब्रॉन्ज जीतते थे ना उन चारों के नाम लिख दो, बाकी के नाम मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बनते हैं ये। गोल्ड तो नीरज चोपड़ा, इंडिया की शान जान और सब कुछ आज के टाइम पे, नीरज ने जेवलिन में जीता था। जेवलिन का वेट, अभी पीछे एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि भाई इतना डीप क्वेश्चन पूछा गया था, DSSB में नहीं था वो, मेरे ख्याल से बैंकिंग वगैरह में किसी में था, कि जेवलिन का औसतन
भार कितना होता है, एवरेज वेट कितना होता है, तो जेवलिन लगभग 800 ग्राम के आसपास होता है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को भी पता होना चाहिए। नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, 2 सिल्वर मेडल जीते थे, एक रवि कुमार दहिया ने, रवि कुमार दहिया, और दूसरा जो जीता था वो जीता था मीराबाई चानू ने। नाम याद नहीं था ना, सिल्वर किसने जीता, चलिए याद दिला दिया, मीराबाई चानू ने जीता था। रवि कुमार 57 केजी रेसलिंग में, कुश्ती में, मीराबाई 49 केजी वेट लिफ्टिंग में। तो ब्रॉन्ज मेडल जो 4 जीते थे उनके आपको नाम यहाँ पे लिखने हैं जरूर। थोड़ी राइटिंग गंदी हो रही है, आगे कोशिश जरूर करूँगा अगली क्लासेस में थोड़ी सुधारने की, तो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने में हो जाती है गंदी, वैसे तो सही है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख के दिखाएंगे कि कैसे सही है। हमारा जो व्हील ऑफ धर्मा है, एक धर्म का पहिया है, उसकी जो यहाँ पे बात करी गई थी, जो हमारे बुद्ध जी हैं, बुद्ध, उन्होंने पहली बार जो उपदेश दिया था व्हील ऑफ धर्मा, धर्म का पहिया, वो कहाँ था, वो सारनाथ में दिया गया था। इनको इनलाइटमेंट कहाँ हुई थी, बौद्ध को इनलाइटमेंट कहाँ हुई थी, वो हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी, बोध गया में। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, आप लोगों के 1500 में से 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहा है मामला, बट ट्रस्ट मी सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। आगे आने वाली क्लासेस में और ज़्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताएं। कोई गलती हुई हो, कोई मैंने गलत चीज़ बता दी हो तो भी कमेंट करके बताएं जरूर, ताकि उसको मैं ठीक कर सकूँ। मेरे अपना जो तरीका है आपको समझाने का चीज़ों का, उसमें कुछ भी जरूर बताएं। अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो सारी चीज कमेंट करके बताएं। किसी को कोई जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे आप मांग सकते हो। ठीक है, मांगने पर ही दी जाती है टेलीग्राम पे, ये चीज याद रखना, क्योंकि वहां पे पूछा जाएगा तभी दी जाएगी, ऐसे नहीं दी जाती। ठीक है, मिल जाएगी आप लोगों को, जाके ज्वाइन कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। फिर से मुलाकात होगी कल।